नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज राजधर्म में बात होने वाली है हिंदुस्तान के ज्ञान की, हिंदुस्तान के विज्ञान की और हिंदुस्तान के उस प्रज्ञान की जो इतिहास रचने की दिशा में आज एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। घड़ी में 3 बज गए हैं और अब से ठीक 1 घंटे के बाद इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो जो करने वाला है, उस पर अमेरिका, रशिया, चीन समेत पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। तो आज होने क्या वाला है और कैसे होने वाला है और आज जो होगा उसका 5 दिन के बाद यानी 23 तारीख को क्या असर होगा, 5 दिन के बाद जो होगा उसका अगले कई सालों तक क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेस साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ साथ आज हम एक एक प्रोसेस का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात इसरो के उस एक्शन की जो आज शाम 4 बजे होने वाला है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद चंद्रयान 3 में बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और घड़ी में 4 बजते ही लैंडर की डी बूस्टिंग की जाएगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये डी बूस्टिंग क्या है, आगे आपको सब समझाऊंगे। लेकिन विक्रम लैंडर की स्पीड कैसे इसरो कम करेगा वो आपको समझाऊंगे। तो आपसे ठीक 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, शुरुआत यहीं से करते हैं, डी बूस्टिंग से करते हैं। डी बूस्टिंग यानी कि वेलोसिटी कम की जाएगी और वेलोसिटी कम करने की ये पूरी प्रक्रिया क्या है ये ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखती हूं। देखिए, अभी जिस स्पीड से विक्रम लैंडर चांद की कक्षा में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, वो स्पीड कम कर दी जाएगी और स्पीड धीरे धीरे कम की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट जैसे जैसे चांद के करीब पहुंचता जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये वही स्पेसक्राफ्ट है, अभी ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे चांद के करीब पहुंचेगा उसकी स्पीड कम कर दी जाएगी ताकि सॉफ्ट लैंडिंग में आसानी हो। यह प्रोसेस चंद्रयान 3 के साथ बस अब शुरू होने वाला है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगला ग्राफिक्स आपको समझा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रयान की आज जब डी बूस्टिंग होगी तो उस दौरान एक और बड़ा एक्शन होगा। आज लैंडर के इंजन की जांच की जाएगी। लैंडर में जो इंजन है वो अभी ऑफ है, ये इंजन लॉन्चिंग के वक्त से बंद रखे गए हैं। 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी तो लैंडर का इंजन ऑन नहीं किया गया था। आज 1 महीना 4 दिन के बाद लैंडर का ये इंजन ऑन किया जाएगा ताकि इसकी जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि 35 दिनों की इस यात्रा में, इस ट्रैवल टाइम में इंजन में क्या कोई खराबी तो नहीं आई है। डी बूस्टिंग के दौरान क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं फटाफट। डी बूस्टिंग के दौरान किस तरीके से लैंडर के इंजन की जांच की जाएगी ये आपको बता दें। डी बूस्टिंग में इंजन की जांच होगी, लैंडर के इंजन की जांच की जाएगी। जैसा कि हमने अब से थोड़ी देर पहले आपको बताया, लॉन्चिंग के वक्त से चूंकि इंजन बंद है और 14 जुलाई से इंजन बंद थे तो पहली बार इस इंजन की जांच की जाएगी। अब से बस कुछ ही सेकंड के बाद आप एक बड़ा परिवर्तन देखने वाले हैं और भारत की इसी कामयाबी की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। एक इंजन जो कुछ सेकंड्स के बाद फायर होगा यानी कि स्टार्ट किया जाएगा और इंजन जैसे ही स्टार्ट होगा लैंडर की दिशा धीरे धीरे बदलने लगेगी और लैंडर चांद की सतह की तरफ झुक जाएगा। लैंडर की कक्षा में भी यहीं से बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बड़ी ही आसानी से इन शब्दों में हमने किसी तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये होगा कैसे, लेकिन वैज्ञानिक की जुबानी आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे, डी बूस्टिंग कैसे होगी। आप सुनिए स्पेस साइंटिस्ट आरसी कपूर से। रोवर को अब जो है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होना है, क्योंकि आखिरी जो कक्षा थी वो 153 गुणा 163 किलोमीटर वाली थी। ये चंद्रयान 2 के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अब जो है ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है वो भी उसी के समरूप जो है इस प्रकार से होगी कि निकटतम बिंदु 30 से 35 किलोमीटर के आसपास का हो सकता है। अब ये 3 दिन तैयारी के हैं क्योंकि इसी बीच तस्वीरें ली जानी हैं और जो इनिशियल कंडीशंस हैं सारी ट्रेजेक्ट्री में लेकर के और लैंडिंग तक की, अब उनको जो है एक किस्म से रिविज़िट होना है कि अब तक हमने क्या कुछ अचीव किया है और जो फाइनल ट्रेजेक्ट्री इस समय हमको मिल गई है क्या ये इंटेंडेड ट्रेजेक्ट्री से कितनी मैच करती है। तो वो एक करेक्शन उस हिसाब से इसरो को करनी है जो कि वो की जा सकती है।
स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार धीमी होना ये एक संकेत होता है कि ये अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। डी बूस्टिंग का ये प्रोसेस सिर्फ आज ही नहीं होगा, एक बार और होगा। पहली बार आज शाम 4 बजे स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी कम की जाएगी और दूसरी बार 2 दिन के बाद डी बूस्टिंग का ये प्रोसेस एक बार फिर से दोहराया जाएगा, यानी कि 20 अगस्त को इस क्राफ्ट की स्पीड थोड़ी और कम की जाएगी। स्पीड में लगातार कमी आएगी और दूसरी बार डी बूस्टिंग के बाद चंद्रयान 3 अपने टारगेट यानी कि चांद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। और इंतजार तो 23 तारीख का है जब सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी तैयारी की गई है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हम सीधा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो ये चंद्रयान 3 इसरो का एक ऐसा अगर हम कहें टारगेट है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव इसके जरिए पूरा करने के साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र पाल हमारे साथ इसरो के पूर्व डायरेक्टर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। बीके त्यागी साहब साइंटिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत त्यागी जी आपका। थोड़ी देर में मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप भी इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं। और आरसी कपूर जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले आप बाइट में भी सुन रहे थे, वो समझा रहे थे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, खगोल विज्ञानी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले त्यागी जी आप ही से शुरुआत करते हुए, ये एक ऐसा प्रोसेस डी बूस्टिंग प्रोपल्शन आम दर्शकों की निगाह से मैं बड़ी लेमैन लैंग्वेज में आपसे समझना चाहती हूँ। ये इस वक्त आज के दिन के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डी बूस्टिंग होने वाली है, इसे फिर दोहराया भी जाएगा। ये डी बूस्टिंग क्या है? देखिए, इसमें अभी जिस कक्षा में हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर जो है वो घूम रहा है, वो अगर उसी स्पीड से चलता रहेगा तो वो वैसे ही घूमता रहेगा। अब हमें उसको एक दूसरी कक्षा में लाना है, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके पुल में लाना है। और जब वो उधर आ जाएगा तो उसके बाद हमारा लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये हम एकदम से नहीं कर रहे हैं, हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइम जो 23 तारीख से लेकर आज के बीच का जो टाइम है 4-5 दिन का, उसमें हमारा एक करेक्टिव मेजर्स, मतलब कि जो हमने प्लान किया था क्या सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है, और जो भी हमारा उसमें पेलोड था या जो भी सिस्टम से वो परफेक्टली काम कर रहे हैं यानी कि उनको जांचा जाएगा। और उसके बाद जैसे कि जो हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात करते हैं, जैसे कि जब पक्षी को कभी आसमान से उड़ते हुए जब ज़मीन पर बैठता है तो आप देखते हैं कि वो अगर एक अपना अगेंस्ट ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी के वो अपने पंख फैला के एक फोर्स लगाता है और धीरे धीरे आता है। तो ठीक ये जो डी बूस्टिंग होगा, एक तो स्पीड कम है और दूसरे राउंड में हम देखेंगे कि हमारा जो विक्रम लैंडर है उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। अभी वो एक कहें कि उसको एक वर्टिकल शेप में लाया जाएगा जिससे कि वो सीधा नीचे आ सके। अभी क्या है, वो उसका जो ओरिएंटेशन है वो अलग है, हॉरिजॉन्टल है, उसको एक वर्टिकल उसमें किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ऑलरेडी जिस तरीके से प्लान किया गया था, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग पहले भी 2 बार ये कर चुके हैं। मैं इस पर आऊंगी सर, लेकिन ये जब आपने कहा ना कि स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, हाँ। तो स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार धीमी होना ये एक संकेत होता है कि वो अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने रिसर्च किया, जितना हम समझे इससे, डी बूस्टिंग का ये प्रोसेस सिर्फ आज नहीं होगा बल्कि एक बार और दोहराया जाएगा। पहली बार आज शाम 4 बजे स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी कम की जाएगी और फिर दूसरी बार 2 दिन के बाद डी बूस्टिंग का ये प्रोसेस दोहराया जाएगा। कपूर साहब, आप पहले तो ये थोड़ा समझाएं कि ये डी बूस्टिंग का प्रोसेस 2 बार दोहराया जाना ये क्यों जरूरी होता है और स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाना, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इस समय ये 163 गुना 153 किलोमीटर वाली कक्षा में है, क्योंकि सेपरेशन हुआ है। उसके बाद इसको लैंडर को थोड़ी सी एक रिलेटिव स्पीड मिली है, जिसकी वजह से जो है इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ता रहा है और जो 6 फेरों के बाद जो है नोटिसेबल भी रहेगा। लगभग वही कक्षा है, दोनों की स्लाइट डिफरेंस रहेगा। लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो लैंडर रोवर पर है, जिसकी की कक्षा को हम कुछ चरणों में जो है धीरे धीरे हम कम करेंगे। इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड स्पीड है, अगर हम उसको थोड़ा कम करेंगे, ये थोड़ा सा चंद्रमा की तरफ
की तरफ गिरेगा और ये एक नई कक्षा हासिल कर लेगा। तो ये फायरिंग जो है इंजन की इस प्रकार से की जानी है ताकि एक इच्छित कक्षा हमको मिले। तो इसरो के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो जो अभी आज के रीबूस्टिंग में जो इच्छित कक्षा है वो 120 गुना 150 किलोमीटर वाली, और इसकी नेक्स्ट बूस्टिंग में जो है नेक्स्ट डी बूस्टिंग में जो कक्षा है वो 30 गुना 150 किलोमीटर की है। तो देखना है कि किस हद तक जो है इन फिगर्स के आसपास की कक्षा मिलती है। और फाइनली जो है जो भी कैलकुलेशंस मेरे सामने नजर आई थी कि किस प्रकार से 23 तारीख को जो है इसकी उतार होनी है, तो उसमें 30 गुना 100 किलोमीटर वाली कक्षा की उसमें बात है। तो ये अब मैं आज जो भी डी बूस्टिंग जब होगी उसके बाद क्या कक्षा आती है, और अगली डी बूस्टिंग शायद कल होगी या किसी भी समय होगी उचित समय पर, तो उस समय देखेंगे क्या कक्षा आती है। तो ये जो है ना थोड़ी फॉरवर्ड स्पीड जरा कम हुई तो एक नई कक्षा में जा पहुंचा, और वो इच्छित कक्षा जो है हमें चाहिए उसी हिसाब से फायरिंग की। पूर्व साइंटिस्ट इसरो के मनीष पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पाल, कुछ चीजें तो त्यागी साहब ने और कपूर साहब ने समझाई, लेकिन इसे और थोड़ा लेमैन की भाषा में मैं आपसे अगर समझना चाहूं कि ये जो डी बूस्टिंग का प्रोसेस किया जा रहा है, ये प्रोसेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इसे 2 चरणों में होना, इससे रोवर क्या हासिल करेगा, या साइंटिस्ट इस प्रक्रिया को अगर आजमा रहे हैं, क्योंकि अभी आगे आगे हम जैसे कार्यक्रम में बढ़ेंगे हम देख रहे हैं कि रशिया भी एक रोवर लेकर जा रहा है, हमसे बाद में उसने उड़ान भरी है, हमसे पहले वो चांद पर लैंड करने के प्रयास में है। तो स्पीड कम करना ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और इस दौरान जो इंजन की टेस्टिंग की जाएगी, सर ये इंजन की टेस्टिंग कैसे होती है और इसका फायदा क्या होता है? देखिए, आपने मेरे से कई प्रश्न पूछे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि बूस्टिंग क्या होता है, तब डी बूस्टिंग पर बात करेंगे। जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। पेरिजी होती है जो नियरेस्ट पॉइंट होता है प्लैनेट के, या जैसे मान लीजिए मून के, और अपोजी होती है फारदेस्ट पॉइंट। जैसे इस केस में 164 किलोमीटर्स है और 153 किलोमीटर्स पेरिजी है। तो जब हम बूस्ट करते हैं तो पेरिजी पर उसकी एक्सेलरेशन देते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए एक्सेलरेशन देते हैं, जिसे हम थ्रस्ट भी कहते हैं। तो इंजन फायर करते हैं। यहाँ पर 4 लिक्विड इंजन है और शायद 6 थ्रस्टर्स हैं, तो उनके से हम उसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब डी बूस्टिंग इसका उल्टा है, तो हम जो वेलोसिटी है उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसको उल्टी दिशा में रॉकेट्स को फायर किया जाता है, क्योंकि लिक्विड इंजन है, इसको कंट्रोल फायर किया जाता है। अब ये आपने पूछा कि ये क्यों किया जाता है, एक साथ क्यों नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि हम इसमें हमने 4 जो इंजन्स लगा रखे हैं उनको 2 इंजन्स को इसमें फायर किया जाएगा, और वो भी कंट्रोल्ड वे में। तो टाइम क्यों लेते हैं, हमने 2 बार क्यों करते हैं, कि वो सारे जो सेंसर्स हैं उनको कैलिब्रेट कर लें, साथ में हम जो हमारे थ्रस्टर्स हैं उनको भी कैलिब्रेट कर लें, उनको देख लें कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी जो डी बूस्टिंग किया जाएगा वो उल्टी डायरेक्शन में फायर किए जाएंगे, जो उसके टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको उल्टा करके फायर करेंगे, तो उससे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, या जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कुछ लेमैन की लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो उससे जो अपोजी है वो 164 से करीब आ जाएगी, नीचे आ जाएगी 150 के आसपास, और जो पेरिजी है वो करीब 100 to 113 के आसपास आ जाएगी। जो नेक्स्ट वाली जो होगी 20 तारीख को, उसमें जो अपोजी होगी वो 100 किलोमीटर्स हो जाएगी, और जो पेरिजी होगी वो 30 किलोमीटर्स के आसपास आ जाएगी। तो ये जो पहला वाला जो प्रोसेस आज का है उसमें इंजन्स का भी परीक्षण हो जाएगा, सारे कैलिब्रेशन भी हो जाएंगे, और हमें देख लेंगे कि हमारा जो विक्रम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है ना। दूसरी बात यह है कि इसकी जो कम्युनिकेशन है वो ग्राउंड स्टेशन से डायरेक्टली है, और ऑर्बिटर जो 2 है हमारे पास चंद्रयान का, तो उससे भी है। तो डी बूस्टिंग इसलिए की जाती है, जैसे हम सैटेलाइट्स को अगर भेजते हैं ऑर्बिट में तो हम बूस्टिंग करते हैं, यहाँ पर डी बूस्टिंग है, जिससे कि उसकी पेरिजी और अपोजी दोनों को कम किया जा सके, और जो पेरिजी बाद में 30 किलोमीटर की जा सकते हैं,
और उस टाइम पर सारे के सारे 23 तारीख को सारे जो ऑपरेशन है डी बूस्टिंग के, लैंडिंग के, वो किए जाएंगे। अब कुछ सवाल जो सर आपने समझाए उससे मन में उठता है कि अब ये जो आपने कहा कि टेस्टिंग होगी, ये टेस्टिंग का मोड कैसे होता है, किस तरीके से टेस्टिंग होती है, इसमें कितना वक्त लगता है, और जो कम्युनिकेशन की आपने बात कही वो भी मैं मनीषी आपसे आगे समझूंगी, लेकिन डी बूस्टिंग में क्या प्रोसेस होगा ये अभी आपने सुना। इसरो के पूर्व डायरेक्टर सुरेंद्र पाल जी त्यागी साहब, कपूर साहब ने आपको समझाया, और अब आपको समझाते हैं डी बूस्टिंग के बाद होगा क्या। पहला इंपैक्ट तो ये होगा कि चंद्रयान का एंगल बदल जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पर चांद की तरफ लैंडर मॉड्यूल हो जाएगा, और एंगल में बदलाव की वजह से चांद के थोड़ा सा और चंद्रयान करीब पहुंच जाएगा। डी बूस्टिंग का अब एक इंपैक्ट तो ये मैंने आपको बताया। मनीषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डी बूस्टिंग के इंपैक्ट को थोड़ा सा आप और इलैबोरेट करें, और साथ ही ये जो कम्युनिकेशन की बात सर कह रहे थे, ये कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश किया जाता है और इंजन्स को चेक कैसे किया जाता है, ये मॉड्यूल क्या होता है, ये थोड़ा समझाएं सर। धन्यवाद मीनाक्षी। देखिए होता क्या है, ये मान लो मेरे पास एक मॉडल पड़ा था, तो मैं बताऊं, अगर मान लीजिए अपन इसको विक्रम लैंडर मानते हैं, तो अभी विक्रम लैंडर के इंजन इधर हैं और ये चांद के चारों तरफ यूं घूम रहा है। डी बूस्टिंग का मतलब ये है कि इंजन्स को जब फायर किया जाएगा ना, तो द प्रोसेस इज कि हम इंजन्स को टेस्ट कर रहे हैं, वी वांट टू टेस्ट द इंजन्स। तो इंजन टेस्ट भी हो जाएंगे, और जब इंजन टेस्ट होंगे तो वो जब फायर करेंगे ना, जब उनको हम चालू करेंगे, तो वो कमांड तो हम देने वाले, ग्राउंड स्टेशन से कमांड देने वाले, बिकॉज हम चंद्रयान के जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है उससे कंटिन्यूसली कनेक्टेड है ग्राउंड स्टेशन से। तो यहाँ से कमांड जाएगी, कमांड उसको फायर करेगी, जब इंजन फायर होंगे तो इंजन की टेस्टिंग हो जाएगी, फायरिंग करेंगे तो हम कंट्रोल वे में करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हम उसको कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इंजन है वो उनको कहते हैं थ्रोटेबल इंजन है, मतलब हम उनकी कैपेसिटी को 60%, 70%, 80% ये कंट्रोल कर सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि एक बार में फायर करेंगे तो पूरा जोर लगा के फायर हो जाएंगे, वो अपनी कैपेसिटी के 60% पे भी फायर हो सकते हैं, 80% पे भी फायर हो सकते हैं। बट जब वो फायरिंग होगी तो वो इधर की साइड जब फायरिंग होगी तो हमारे विक्रम लैंडर पे उल्टी साइड एक फोर्स लगेगा, उसके चलते इसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब होता क्या है ना, जब कोई भी चीज किसी भी, चाहे अपन धरती की बात करें तो धरती के चारों तरफ घूम रही है या चांद के चारों तरफ घूम रही है, अगर उसकी स्पीड कम करी जाएगी तो ये फिजिक्स का नियम है कि वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट को छोटा होना पड़ेगा, उसको पास आना पड़ेगा, तो वो पास आ जाएगा चांद के। अब ये 2 स्टेप में इसलिए हो रही है क्योंकि हमें हमारे लैंडर के सारे सिस्टम्स जो हैं सबको चेक करना है। क्योंकि देखिए 14 जुलाई को जब हमारा लिफ्ट ऑफ हुआ था, उसके बाद से जो विक्रम है वो अभी तक एक तरीके से मान लीजिए सोया हुआ है, वो भी उसको जगाना है। लेकिन ये रिस्क हम उस वक्त तो नहीं ले सकते ना जब हमें चांद पे उतरना है। तो ये जो टाइम है हम इसको यूज करेंगे उसके सारे छोटे छोटे जितने भी हमने उसके अंदर जो पार्ट्स लगाए हैं उन सबको चेक करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए। और राइट नाउ क्योंकि हम कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है। अच्छा मनीषी, मैं थोड़ा सा होल्ड योर थॉट में इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करती हूँ। आपने जब ये कहा कि डी बूस्टिंग का जब पहला प्रोसेस होगा वो 80%, 60%, 40% वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब साइंटिस्ट्स की एक्सपेक्टेशन कितनी है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना मिनिमम तो होना ही चाहिए या मैक्सिमम इतना अगर होता है तो ये बड़ा सक्सेसफुल कहा जाएगा? देखिए जब मैं इंजन को फायर करते हैं ना, होता क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाता हूँ। अब जो इंजन होते हैं, जब हमें लैंडिंग करनी है ना, व्हेन वी हैव टू लैंड ऑन द मून, उस वक्त हमारे जो थ्रस्टर्स है जिनको हम इंजन कह रहे हैं, 4 लगे हुए हैं चंद्रयान पे, वो चारों अगर फुल कैपेसिटी पे ही बर्न करते रहेंगे तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लैंडिंग प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। जैसे जैसे उसकी स्पीड धीरे होती जाएगी, हम उन इंजन को, जैसे अपन पंखे की स्पीड चेंज नहीं करते हैं, वैसे उस इंजन की उस थ्रस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ हम हमारे इंजन को चेक करेंगे उन सारी पॉसिबिलिटीज पे कि क्या वो इंजन कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि अगर इंजन पे हमारा कंप्लीट कंट्रोल नहीं रहा तो ये प्रॉब्लम हमें उस दिन फेस करनी पड़ेगी जब हमें लैंड करना है। तो राइट नाउ इस वक्त इंजन को टेस्ट किया जाएगा कि भाई जिस जिस लेवल पे हमें इसको फायर करके देखना है, हम हर लेवल पे फायर करके देखें कि हम कितना इसको ग्राउंड से कंट्रोल कर पा रहे हैं। यानी बड़ा सिंप्लीफाई करके आपने समझा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।